वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? ऑल राइट, तो आज हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। ऑल राइट। तो आप लोग ने सब बहुत बढ़िया से एमसीक्यू एंजॉय किया होगा, मैं मानती हूँ। अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। सायरा, गोपालपुर, पिंडरा, वाराणसी, टेक्नोस पार्क, सीएस खानपति, हरा हुआ, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम इनके एक महान हस्ती के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में उन्होंने क्या बताया है वो देखेंगे हम। और इसीलिए आज मोटिवेशनल स्पीच लास्ट में देंगे। ओके बेटा। तो अभी हम मीनिंग करेंगे। एंसेस्टर्स कैसे पढ़ने का इसको? एन पढ़ो। सी जब भी ई के साथ आता है तो वो स का साउंड करता है, नहीं तो सी जो है क का साउंड करता है। मगर जब कभी भी ई वाई और आई के पास आता है तो सी जो है स का साउंड करता है। ओके बेटा। तो एनसिस्टर, इसी के लिए इसी को एनकस्टर नहीं पढ़ने का, इसको एनसिस्टर पढ़ने का। ओके। एनसिस्टर यानी कि पूर्वज, ये समझ में आई बात? सी जबी भी जैसे साइकिल है, तो आप इसको काइकिल नहीं पढ़ते हो। देखिए यहाँ पर स पढ़ रहे हो बट यहाँ पर क पढ़ रहे हो। साइकिल यही सी है, मगर यहाँ पर क पढ़ रहे हो, यहाँ पर स पढ़ रहे हो। देखा आपने कमाल? जो जब कभी भी जो सी है वाई के साथ या ई के साथ या आई के साथ आता है तो वह स साउंड करता है। ओके। तो इसको एनकिस्टर मत पढ़िए, एनसिस्टर पढ़िए। ओके, पूर्वज। रिक्रूटेड, देखिए यहाँ पर उसने क का आवाज ही किया, रिक्रूटेड, भर्ती किया। हेयर, इसको हेयर बोलते हैं। उत्तराधिकारी। टायरलेसली, बिना थके, बिना थके। एक्सेल्ड, बहुत अच्छा किया। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसको फिल पढ़िए, पी पी एच को फ पढ़ते हैं। ओके, फोनिक्स में कैसे पढ़ते हैं? हिंदी का फ पढ़ते हैं। ओके। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी भी बोल सकते हैं और मानवतावादी भी बोल सकते हैं। एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षाविद। ऑल राइट, तो मीनिंग्स देख लिया है, अभी हम लेसन साथ साथ पढ़ेंगे। और हमने अभी स्क्रीन शेयर करना है, आप लोग निकालिए आपका पेज नंबर 57। ओके। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। ऑल राइट, तो पेज नंबर 57 निकालिए बेटा, और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। क्या पूछा है बेटा चैट बॉक्स में? यस मैम करके बताया है सीएस काउरा ने, तो पढ़िएंगे साथ में। ऑल राइट, डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आपको पता है कि जिसने भारत को पंख दिए हैं? क्या पता है क्या? फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या पता है बेटा आपको? तो चलिए हम फ्लिप करके आंसर देखेंगे। It was Jahangir Ratanji Dadabhai Tata. He was popularly known as JRD. तो इनको हम आमतौर से सब लोग जो है इनको जे, जहांगीर के लिए जे, रतन जी के लिए आर, दादा बॉय के लिए डी। सो हम इनको पॉपुलरली कैसे जानते हैं बेटा? JRD करके जाना जाता है इनको। ऑल राइट। तो पहला लाइन हमने पढ़ लिया जो सवाल के साथ है, उसका उत्तर भी हमको मिल गया। इट वॉज जहांगीर रतनजी दादा बॉय टाटा। राइट, यूपीएस सागा जी, यस। गुड आफ्टरनून। अगला, तो अगला हम देखेंगे क्या बता रहे हैं। He was born in Paris on July 29, 1904। 1904 या 04 भी पढ़ सकते हो आप इसको। His father Ratanji, yes, Dada Boy Tata was Parsi and mother Susan Brerer was French। So इनके फादर जो हैं पारसी थे और मम्मा जो हैं फ्रेंच थे। Tata's childhood was spent traveling between France and India।
तो इसीलिए टाटा के जो बचपन है, चाइल्डहुड यानी बचपन जो है, वो कहाँ, फ्रांस और इंडिया में बार बार सफर करना होता रहता था, ऐसे करके बता रहे हैं। ये सभी को गुड आफ्टरनून, कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर सेवापुरी। यस, तो ये समझ में आया कि हमको कि वे उनका जन्म जो है 29 जुलाई 1904 और 4 में और पेरिस में हुआ था। और उनके पापा जो है पारसी थे और उनके मम्मा जो है फ्रेंच थे। तो इनका जो है सफर, ट्रैवलिंग जो है फ्रांस और इंडिया के बीच में आमतौर में बचपन ऐसे ही जाता था। ऑल राइट, तो अगला हम पढ़ेंगे। सम पीपल सेड इन जेस्ट दैट ही गॉट his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships। तो कुछ लोग इन जेस्ट यानी मजाक से बोलते थे कि इनको उनका उपनाम जो है, हमारा सरनाम जो है, जैसे मेरा सरनाम लालचंदानी है, आपका सरनेम क्या है बताइए चैट बॉक्स में। तो ऐसे सरनेम उपनाम जो होता है, इनको टाटा करके इनके पूर्वजों से मिला था। अभी हमने सिखाया आपको एंसिस्टर का मीनिंग जो है पूर्वज होता है। तो उनके पूर्वज से मिला, जो कि अभी मुंबई कहलाता है, पहले बॉम्बे कहते थे बेटा। तो इसीलिए जो बॉम्बे के शोर्स पे खड़े होके जो डिपार्टिंग शिप्स यानी कि जो शिप्स निकलते हुए वहां से निकलते थे, वो शिप्स को वो टाटा करके बार बार दिखाते थे। इसीलिए उनका नाम टाटा पड़ा करके ऐसे जेस्ट में बोलते थे, जेस्ट यानी मजाक से बोले थे। ओके, राइट। तो हम अगला पैराग्राफ पे जाएं बेटा, ये समझ में आ गया। तो हमने 2 पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो हमको क्या क्या मालूम पड़ा कि उनका जन्म का तारीख, उनके माता पिता के बारे में मालूम पड़ा, और उनका उपनाम यानी सरनेम जो है कैसा मिला उनको, वो भी हमको पता चला। Right. In 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited in the French army. तो 1924 में सिर्फ केवल 20 साल की उम्र में जब वे थे, तब उनको एज अ फ्रेंच सिटीजन, क्योंकि उनको इन सिटीजनशिप फ्रेंच का मिला ना बेटा, नागरिक फ्रेंच का सिटीजनशिप ही मिला। तो उनको रिक्रूट किया, तो मैंने रिक्रूट का आपको बताया था यहाँ पर मीनिंग, यानी कि उनको भर्ती किया था, किसमें, फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया था। ओके बेटा, राइट। तो उसके बाद में 1 साल बाद, अ ईयर लेटर, ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उनको 1 साल बाद एडमिशन के लिए यानी दाखिला कराने के लिए कहाँ पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको जाना पड़ा, यानी कि ये लेटर ही वॉज सेंट यानी कि उनको भेजा गया। ओके, राइट। Then what happened? Um, but his father, but his father क्या है, उनको फादर ने क्या बोला, रतन जी ने बोला, asked him to return to Bombay to work in his steel plant called Tata Steel Industry। लेकिन परंतु उनके पिताजी जो हैं, उनको वापस बुलाया, कहाँ पर, बॉम्बे बुलाया कि तुम आके ये जो टाटा स्टील इंडस्ट्री है हमारी, उसको संभालो करके। ओके, राइट। तो उनको फ्रेंच सिटीजन यानी नागरिक जो है फ्रेंच नागरिक थे, इसीलिए वहाँ उनको भर्ती हुए थे फ्रेंच आर्मी में। वो कितने साल के थे, सिर्फ केवल 20 साल में थे। और इंग्लैंड भेजा गया उनको, ताकि वे उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन दाखिला मिले। लेकिन उनके जो पिताजी रातन जी हैं, उनको मुंबई बुलाने लगे, क्योंकि आके टाटा स्टील इंडस्ट्री को संभालने के लिए। ऑल राइट, इज इट क्लियर सो फार? इफ इट्स क्लियर, यस मैम करके चैट बॉक्स में बताइए बेटा। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life। यानी कि उनके पिताजी जो हैं, कॉलेज की डिग्री जो है अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको वो ही जरूरत है करके उनको नहीं लगता था बेटा, क्योंकि उस टाइम में पढ़ाई को इतना मुख्यता नहीं देते थे। मगर आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है बेटा, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे बेटा। तो इसीलिए खूब पढ़िएगा और खूब नाम कमाइएगा बेटा। तो उस समय में क्या हुआ,
वे लोग हमारे टाटा जी, उनके पास बहुत पैसे थे, ऑलरेडी सेटल्ड था, इंडस्ट्री थे उनके। तो इसीलिए उनको मायने नहीं रखता था पढ़ाई, मगर हमको तो मायने रखता है पढ़ाई करना। पढ़ाई बहुत खूब से कीजिए बच्चों। तो हिज फादर डिड नॉट कंसिडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि लाइफ में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉलेज डिग्री जरूरत है करके उनके पिताजी को ऐसे लगता था। A year later, रतन जी died. तो एक साल बाद रतन जी जो है गुजर गए, डाइड यानी कि गुजर गए। His eldest son and his heir Jahangir inherited the directorship of Tata Sons and Board. तो जहांगीर, जिनको हम JRD करके जाने जाते हैं, उन्होंने वो जो है डायरेक्टरशिप उनके उन्होंने उत्तराधिकारी होने के नाते उनके हाथ में सौंप गई थी, टाटा सन्स एंड बोर्ड। तो इतना तक आपको क्लियर रहेगा कि उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद उनको टाटा सन्स एंड बोर्ड चलाने को मिला था, क्योंकि वे ही उत्तराधिकारी थे, इसीलिए। ऑल राइट, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे चौथे पैराग्राफ पर। ओके, राइट, सो लेट्स डू आवर फोर्थ पैराग्राफ। आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो, मैं उम्मीद कर रही हूँ। यस, JRD became India's first licensed pilot in 1929. It was JRD who gave India wings to fly in 1932. JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft. तो JRD जो हैं, वे क्या है, उन्होंने वे ही फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट हुए थे कि तो कौन से साल में, 1929। इट वॉज जेहार्डी हु गेव इंडिया विंग्स, उन्होंने ही पंख दिए थे भारत को 1932 में। जेआरडी सेट अप टाटा एविएशन सर्विस, उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस को स्थापना की। बाय पायलटिंग की, उन्होंने क्या किया, वे ही पायलट बन के उनका जो फर्स्ट फ्लाइट है, कहाँ से कहाँ, कराची टू मुंबई, यानी कराची से मुंबई तक एक छोटे से विमान में उन्होंने अपना फर्स्ट फ्लाइट, अपनी फर्स्ट उड़ान किया की। ओके, तो ये ही हमको मालूम पड़ा कि उनको फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट थे कौन से साल में, 1929 में। और उन्होंने भारत को उड़ान, पहला उड़ान कौन से साल में दिया, 1932 में दिया। और उन्होंने वो छोटे से विमान में कहाँ से कहाँ, कराची से मुंबई पे उन्होंने अपनी उड़ान, पहली उड़ान की थी। ऑल राइट, तो ऐसे ही उन्होंने सेटअप किया था टाटा एविएशन सर्विस को। तो आगे जानेंगे हम, वो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो हमने छोटा छोटा मैंने डिवाइड करके रखा है। यहाँ पर देखिए, हमारे JRD हैं, विमान में वे चला रहे हैं विमान को। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938. तो 34 years में जब थे, तो उनको यानी कि चेयरमैन करके उनको इलेक्ट किया था। All right, making him the youngest head of the largest industrial group in India. तो वो ही एक, बोलते हैं ना, बचपन में ही एक हेड बन गए थे। जैसे 34 एज में एक चेयरमैन की पद जो उनको मिला था, वो बहुत बड़ा ऐसा एक क्या बोले, it was a very big milestone. Okay, in 1948 Air India was launched jointly by JRD and the Indian government. तो 1948 में उन्होंने एयर इंडिया को लॉन्च किया था, किसके साथ जुड़ के, हमारे भारत सरकार के साथ जुड़ के उन्होंने एयर इंडिया को लॉन्च किया था। All right. Yes. So he's over here. You can see he's celebrating JRD's first flight anniversary. Okay. Right. उसके बाद में हमको in 1953 JRD was made the chairman of Air India. For the next 25 years he worked tirelessly to make Air India successful. तो बाद में 1953 में JRD को चेयरमैन बनाया गया, किसका चेयरमैन, एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। और 25 साल लगातार उन्होंने इतना, यानी टायरलेसली, बिना थके,
उसको एयर इंडिया को बहुत आगे लाने के लिए, उनका सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ही बिना थके काम किया, ऐसे करके बता रहे हैं हमको। ऑल राइट, यस, अभी तक वो पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ बेटा, तो अभी और एक छोटा सा लाइन पढ़ेंगे और ये पैराग्राफ भी खत्म हो जाएगा। JRD excelled not only as an aviator but as a philanthropist। मैंने बोला था ये आपको PH जो है फ पढ़ने का। Philanthropist, educationist, sportsman, poet and a sculptor। जो शिल्प बनाते हैं बेटा, शिल्प तो स्कल्पचर करके भी आपके बुक में मीनिंग दिया गया है। यस, मूर्तिकार करके दिया गया है। ही रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये सिर्फ एविएटर नहीं चाहिए थे, यानी विमान चालक सिर्फ नहीं थे, ये एक फिलंथ्रोपिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे, पोएट भी थे, कवि भी थे और स्कल्पचर भी थे, मूर्तिकार भी थे। तो यानी कि बोलने का मतलब है ये ऑलराउंडर थे। ऐसा होता है ना बेटा, भाई कोई कोई सिर्फ पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, मगर ये तो बस सिर्फ एविएटर सिर्फ नहीं थे, इतने सारे उनमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बोलते हैं ना। तो हम इनको याद करने के लिए हम PESPS करके याद रख लीजिए बेटा। ओके, तो हम इसको PESPS करके याद रखेंगे। Okay, right. PES, P for philanthropist, E for educationist, S for sportsman, P for poet, and S for sculpture. Okay, right. Okay. तो आगे बढ़े हम। चैट बॉक्स में यस मैम करके यूपीएस बोरकला ने बताया है, और बहुत सारे स्कूल ने यस मैम करके बताया है। यस, वेरी गुड। तो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास अभी भी समय है, तो हम लेसन कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी हमने ये जो पैराग्राफ है, 1 2 3 चौथा पैराग्राफ जो इतना बड़ा था, वो जो है हमने समाप्त कर लिया है। तो अभी जो है JRD लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट, यानी कि उनका जो लास्ट स्टेटमेंट क्या बताया, उन्होंने क्या कहा था, वॉज एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस, यानी शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने हमारे भारतीयों को कहा था। He breathed his last on November 29, 1993। यानी नवंबर 29, 1993 में वे गुजर गए। ब्रेथ हिज लास्ट यानी कि क्या बेटा, अपनी आखिरी सांस लिया, ऐसे बोलने के लिए ब्रेथ हिज लास्ट। सांस को ब्रेथ बोलते हैं, लास्ट यानी आखिरी सांस। ऑल राइट, यस। तो JRD ने क्या बोला, उन्होंने भारतीयों को शांति बनाए रखने के लिए कहा था, और वे जो है नवंबर 29, 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो चलिए बाद में और क्या बता रहे हैं हम देखेंगे। Do you know JRD Tata was not only the director of Tata Company? तो आपको क्या पता है कि जो JRD टाटा थे, वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे टाटा कंपनी के, बट वे एक महान हस्ती थे, यानी कि महान ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी थे। कैसे पता चल रहा है वो कि वो बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे, यानी कि बहुत महान हस्ती थे? कैसा? क्योंकि he made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। यानी 75% जो है, 75% जो है, अपने जो कंपनी का मुनाफा जो है, वे है ना, अपने जो वर्कर्स हैं, कंपनी में जो काम करने वाले हैं, उनके ऊपर लगा देते थे। उनकी जरूरत जो है, दोस इन नीड, जिनको जरूरत है, उनके ऊपर खर्च करते थे। स्पेंट ऑन लुकिंग आफ्टर, तो क्या बेटा, स्पेंट मानी यानी कि खर्च करते थे। ओके, स्पेंड का पास्ट टेंस है स्पेंट, टी आता है। ओके, तो जो अपना कंपनी का जो मुनाफा है, वो किस पर खर्च करते थे बेटा, ये क्वेश्चन आंसर में आएगा, इसीलिए ध्यान से रखिए। कितना प्रतिशत? 75%। ऑल राइट, और किस पर खर्च करते थे? लुकिंग आफ्टर वर्कर्स एंड दोज इन नीड, यानी कि उनके वर्कर्स सिर्फ नहीं, जिनको भी, जो भी जरूरतमंद थे, उनकी भी मदद करते थे। ऑल राइट, यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो मेरे साथ साथ आपने पढ़ा है, बहुत बढ़िया बच्चों। अभी हम लास्ट लाइन में हैं, तो वो भी करेंगे। यस, यस, गौरा ने भी बताया, यस मैम। तो ये ही मैं बोल रही थी कि
एक महान हस्ती के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोटिवेशनल स्पीच भी उनका ही बनता है ना बेटा। तो JRD टाटा जी ने लास्ट लाइन में क्या कहा है? When you work, work as if everything depends on you. When you pray, pray as if everything depends on God. JRD ठाठा। तो क्या कह रहे हैं बेटा, कि जब आप काम कर रहे हो ना, तो ऐसे काम करो जैसे आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है ना। तो इतना यानी कि बहुत लगन मेहनत लगा के काम कीजिए करके बोलने का मतलब है। सो व्हेन यू वर्क, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, यानी कि आपके ऊपर सब कुछ निर्भर है, ऐसे काम कीजिए। When you pray, pray as if everything depends on God. और जब आप प्रार्थना कर रहे हो ना बेटा, तो ऐसे कीजिए जैसे सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो कर्म करेंगे, हमको जो भी है काम करना है जो करेंगे, पूरे मेहनत से मन लगा के कीजिए बच्चों। क्योंकि बाद में हम जब प्रार्थना करते हैं, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो उनको सही लगेगा वो हमारे लिए जरूर करेंगे। वो बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे हमारे नसीब में लिखा होगा तो वो चीज हमको जरूर मिलेगी बेटा। तो इसीलिए बहुत ब्यूटीफुली लाइन बताई है। मैं और एक बार पढ़ रही हूँ, बहुत प्यारी लाइन है। नाइस क्लास, डुमालिया ने बताया है। यस, थैंक यू सो मच डुमालिया। व्हेन यू वर्क, work as if everything depends on you. When you pray, pray as if everything depends on God. JRD Tata. Wonderfully so said. Very true words. बहुत ही प्यारा सा लाइन है, और ये अगर हम पालन करेंगे जिंदगी में, तो जरूर हम सफलता प्राप्त करेंगे बेटा। यस, तो हम अभी आपको स्टॉप स्क्रीन शेयर करेंगे, और हमको आपको बोर्ड पे दिखाएंगे, क्विक क्विक रिकैप करेंगे आप लोग को चार्ट बनाने के लिए, है ना। तो ये तारीख है इस लेसन में बहुत, तो आप लोग ऐसे बना के रखिए बेटा, ताकि आपको ये लेसन पूरा एक ये चार्ट से मालूम पड़ जाएगा। CS गौरा ने भी बताया, वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये देखिए, फर्स्ट JRD का टाइम क्या है, 1904 टू 1993, यानी 29 जुलाई में उनका जन्म हुआ था, और 29 नवंबर में वे गुजर गए थे। राइट, तो नवंबर में वे उनका यानी सॉरी 29 जुलाई में वे पैदा हुए थे, और 29 नवंबर को वे गुजर गए थे। यानी कि 29 तारीख में ही वे पैदा भी हुए थे, और 29 तारीख में ही उनका जन्म हुआ था। साल कौन सा था बेटा? 1904 में वे पैदा हुए थे, और 1993 में वे गुजर गए थे। तो ऐसे लिख के रखेंगे तो आपको याद रहेगा। और 1924 में उनको पहला पहला भर्ती हुए थे फ्रेंच आर्मी में। 1929 में इंडिया फर्स्ट लाइसेंस पायलट बने थे। फिर 1932 में गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई, जो पहला उड़ान दी उन्होंने। 1938 में चेयरमैन बने टाटा एंड सन्स के। 1948 में उन्होंने लॉन्च किया था एयर इंडिया को भारत सरकार के साथ विद इंडियन गवर्नमेंट, इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन जोड़ा है मैंने। राइट, उसके बाद में 1953 में चेयरमैन बने ऑफ एयर इंडिया, एंड 1992 में भारत रत्न अवार्ड मिला उनको, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यस, इसमें कुछ संदेह है बेटा? आप लोग चैट बॉक्स में क्या बता रहे हो? तो वेरी नाइस क्लास मैम, कि यूपी समनी ने भी बताया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो जल्दी से क्विकली एक वर्ड्स जो आपके बुक में एक एक्सरसाइज दिया है, हमारे पास समय है तो वो भी करेंगे। लेसन में किसी को कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा बेटा। तो मैं वापस आपको बताती हूँ, मैं आपको दूसरा स्क्रीन शेयर भी करती हूँ बेटा। यस, ऑल राइट, सबको समझ में आ गया? यस मैम करके बता दिया, तो ये जरूर कीजिएगा बेटा। ऑल राइट, सो यहाँ पर भी मैंने आपको लिख के रखा है। तो ये देखिए, JRD जो है, उनका जन्म जो है जुलाई 29 1904 में हुआ था। वे एक पारसी है, रतन जी दादा बॉय टाटा जो है पारसी थे, और उनकी मम्मा जो है फ्रेंच थी, और उनका सरनाम जो है उनके एंसेस्टर की वजह से उनको मिला था करके हमको बताया गया है पहले पैराग्राफ में। और उनका जो 20 साल में थे, वो फ्रेंच आर्मी में उन्होंने भर्ती किया था, और वे इंग्लैंड गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए, मगर उनके फादर जो है उनको बॉम्बे बुला लिया। क्यों बुला लिया? क्योंकि स्टील प्लांट को संभालने के लिए, टाटा स्टील प्लांट को संभालने के लिए। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ भी मैंने यहाँ पर करके रखा है। तो अगर आपने ये पूरा बना दिया, तो ये पूरा लेसन आपके मुट्ठी में है। ओके,
राइट तो कौन कौन बना के भेजेगा मुझे ये जो चार्ट है, मुझे मैं देखना चाहती हूँ। अगले क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू कराऊंगी, जब मैं देखना चाहूंगी कि कितने बच्चे ऐसे चार्ट बना के भेजते हैं। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी, और आप लोग बताइए मुझे इसके उत्तर। इसका भी एक मैंने बना के रखा था। अनकॉमन थिंकर्स रीयूज व्हाट कॉमन थिंकर्स रिफ्यूज, ये भी JRD टाटा जी ने कहा था। ऑल राइट, तो हम अभी जाएंगे हमारे मैच। चलिए अभी उत्तर दीजिए आप, आपके बुक का एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि और 5 मिनट है हमारे पास। तो वो करके हम समाप्त करेंगे हमारा क्लास। ये प्राइस करके लिखा है, इनमें से आपको कौन सा लग रहा है इसका आंसर है? पहला वाला है स्कल्पचर, एविएशन, फिलंथ्रोपिस, अवार्ड, एंसेस्टर। बताइए कौन सा है इसका आंसर। यस, आंसर्स आ गए हैं। अवार्ड करके डोमालिया ने बोला है, यूपीएस बोरखला ने बोला है। वेरी गुड, प्राइस यानी अवार्ड होता है। वेरी गुड। तो ये सारे आपके बुक के ही वोकेबलरी है। तो बुक का एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, इसमें से कौन सा है बताइए। आंसर्स आ गए हैं। यस, यूपीएस बोरकला, यूपीएस बिहारा, कॉम्पोजिट विद्यालय गाहोर। आज एमसीक्यू आप साइंस क्लास में देखिए। आज हमारे इंग्लिश में तो समय समाप्त हो गया, एमसीक्यू नहीं होगा इंग्लिश में। साइंस में मैम आपको बताएगी। सो ये क्या है? एविएशन। वेरी गुड, आंसर्स बता दिए हैं। फोर फादर्स, ये क्या है बेटा? आप लोग भी ऐसे बनाइए बेटा आपके घर में। आपके दादा दादी, मम्मा पापा, अंकल आंटी, ऐसे करके फैमिली ट्री बनाइए, बहुत मजा आएगा। आपके फैमिली परिवार बहुत बड़ा है तो सबका फोटो लेके ऐसे चिपका के बहुत प्यारा सा बनाइएगा। ओके। तो फोर फादर्स माने क्या बेटा? हमारे परदादा, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। यस, आंसर्स बता दिए हैं सबने कि हमारे जो है एंसेस्टर्स आंसर है। अगला वाला, वन हु सपोर्ट्स द एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। मैंने इसका हिंदी में दूसरा मीनिंग भी बताया था, परोपकारी, जो दूसरों के लिए, दूसरों के अच्छा भलाई के लिए, एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट करते हैं, यानी कि उनका हेल्प करते हैं। चलिए बताइए, आंसर्स बता रहे हैं बहुत बढ़िया से। यूपीएस बेलार ही ने भी आंसर्स बताए हैं, किरातपुर ने बताए हैं। वेरी गुड, बी बी कर कैंसर सभी ने बताया है। वेरी गुड। यस, बहुत बढ़िया से। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसको कैसे पढ़ते हो बेटा? फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला, द लास्ट वन, ये तो यही आंसर रहेगा। अ पर्सन हु मेक्स फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन वुड एंड एक्सेट्रा। स्कल्पचर करके पढ़ते हैं बेटा इसको, स्कल्पचर। राइट, वेरी गुड। तो आंसर्स देख लीजिए, और आपके बुक में जो एक्टिविटी है उसको मार्क कर लीजिए मैच द फॉलोइंग के लिए। वर्ड पावर में पेज नंबर 59 का एक्टिविटी है बेटा ये। राइट, हो गया बेटा। तो हमारा समय भी हो गया है। आप लोग ने, सबको क्लास को बहुत पसंद आया है करके आपने बताया है। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए बच्चों। थैंक यू सो मच। तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बच्चों।